मेरी आवाज देखने एक बार इसमें। हाँ जी। जय हिंद। नमस्कार। विश यू अ वेरी हैप्पी मंडे। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बच्चे मैसेज डालेंगे। क्या मेरी आवाज सभी धुरंधर सभी बच्चों तक पहुंच रही है, सारे छात्रों तक पहुंच रही है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? एक बार जरा कमेंट में लिख के बताएं भाई। हम्म। मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? फिर एक सेकंड। हम्म, हम्म। हाँ जी। वॉइस क्लियर है? चलो, ठीक है जी, डन। तो बिल्कुल भी समय वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि इसके बाद आज से सारी ऑफलाइन क्लासेस भी ओपन हो गई हैं, तो इसके बाद जस्ट 11:10 पे मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 घंटे का हमारे पास समय है। समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये 1 घंटा बहुत कीमती है हमारे लिए। ठीक है, तो मैं फटाफट जल्दी से आप लोगों को बता दूं, जितने भी न्यू स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कि हम रोजाना सुबह क्लास करते हैं। कौन सी क्लास करते हैं? सुबह 10 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है, और ये सुबह की जो 10 बजे क्लास होती है, ये सभी एग्जाम्स के लिए है। इसमें ग्रामर स्पेशल चलता है, और इस ग्रामर वाले सेशन में हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन हम लोग रखते हैं मिसलिनियस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनका ऑलरेडी थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा होता है, तो वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। और फिर उसके बाद होता है हमारे क्वेश्चन, सॉरी, फिर उसके बाद होता है हमारा बेसिक्स। जिनका बेसिक्स कमजोर है वो बेसिक्स से पढ़ सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपका बेसिक्स में पार्ट ऑफ स्पीच करा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज कराऊंगा। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, कोई कमेंट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर है, फटाफट मुझे आंसर देना स्टार्ट कीजिए। और मैं सिर्फ 15 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए लूंगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन कराने हैं मेरे को। चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर इतनी देर में आप लोग को मिल जाना चाहिए था। आ, अगर नहीं मिला है तो आप इसमें एक बार चेक करेंगे। ऑप्शन देके मुझे बताओ जल्दी से, आंसर क्या होगा इसका? हाँ जी, मिला। चलिए, ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन में जो आंसर में प्रॉब्लम है वो ये है, उसने कहा है द मीटिंग वॉज हेल्ड अपॉन। देखो, क्योंकि पैसिव में है, तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि वॉजवर के बाद थर्ड फॉर्म अगर आती है, तो ये पैसिव वॉइस को डिनोट करता है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन यहां एक फ्रेजल वर्ब की प्रॉब्लम है। देखिए, होल्ड ऑन एक फ्रेजल वर्ब होता है, जिसका मतलब होता है वेट फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए इंतजार करना। ये होता है होल्ड ऑन। तो यहां होल्ड अपॉन नहीं होगा, होल्ड ऑन होगा। यानी कि ड्यू टू नॉन अवेबिलिटी ऑफ कमेटी मेंबर्स नहीं थे, इस वजह से 1 घंटे के लिए उसको रोक दिया गया। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज डी, इसका आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर जो होगा डी। फटाफट नोट करते हुए चलो भाई। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं फिर मैं। क्वेश्चन नंबर 2। आगे क्यों नहीं हो रहा है? हम्म, X- ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, ये, अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सर, मेरे मिसलेनियस समझ में नहीं आते हैं।
देखो बच्चों, जिसके भी मिसलिनियस समझ में नहीं आते हैं उसको इसलिए समझ में नहीं आते हैं, उसका रीजन ये है ब्लू पेन। उसको उसका रीजन ये होता है, अब देखो ये वाला दिखाई दे रहा है, उसका रीजन ये होता है कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और ग्रामर का एक सीधा सा फंडा है कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आपको भी आगे दिक्कत देगा, और वो तो आपको आगे रीडिंग तक भी दिक्कत देता है अगर आपके क्लियर नहीं है तो उसके लिए आपको बेसिक से पढ़ना बहुत जरूरी है। बेसिक से तो मेरे ख्याल से हर बच्चे का पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि किसका अगर क्लियर है तो उसने भी कभी ना कभी बेसिक पढ़ा ही होगा। बिना बेसिक्स के तो आप क्या ही कर लोगे। मैथ्स में अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन में कभी नहीं लगा सकते, वो पॉसिबल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग देयर क्लासेस आर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग इन आर यूनिवर्सिटी। देखिए आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसमें हम सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में आपने देखा होगा कि एक कॉन्सेप्ट चलता है अ नंबर ऑफ प्लस अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो कैसा होता है, प्लूरल नाउन होता है। अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब होती है। कारण क्या होता है उसका, क्योंकि अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है मैनी, तो मैनी के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। लेकिन जब दूसरा कॉन्सेप्ट चलता है, हाँ जी बताइए, है क्या स्पेशल है, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। आपको शर्म नहीं आ रही है, सॉरी सिंगुलर वर्ब, मतलब आप एक भूखे इंसान के सामने चीजें खाओगे। द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। देखिए भाई, ये ये वो प्राणी है जो आपकी क्लास को बीच में डिस्टरबेंस, आपकी क्लास में बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए खड़े हुए हैं। मतलब इनके लिए दो शब्द हो जाएं, है ना, आप दो आप दो शब्द हर किसी के लिए रखते हो, दो शब्द इनके लिए हो जाए तो फटाफट। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अभी ये ऑफलाइन की क्लास लेकर आए हैं, ठीक है, और यहां पर डिस्टरबेंस करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। चलो तो द नंबर ऑफ यानी प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, ठीक है, नाउन तो प्लूरल रहेगा, लेकिन द नंबर का मतलब है वो आपसे पर्टिकुलर नंबर पूछ रहा है। द नंबर का मतलब है ही इज आस्किंग यू पर्टिकुलर नंबर, तो पर्टिकुलर नंबर का मतलब एक ही तो नंबर है, अब एक ही नंबर है तो सिंगुलर वर्ब आती है इसमें। तो स्टूडेंट्स नहीं पूछ रहा है, स्टूडेंट्स का वो नंबर पूछ रहा है, तो नंबर मतलब एक नंबर, तो यानी कि यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, आर की जगह इज हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा, डी। इसको बंद कर दो, डी डी इसका आंसर होगा। इनकी शादी कब है, इनकी शादी है सितंबर में। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भाई इस क्वेश्चन पे मैं लिखूंगा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना इसको, लॉजिक है इसमें। सितंबर में कब से शादी होने लगी, अरे पहाड़ में सब हो जाती है। चलो, हाँ जी मिला इसका क्वेश्चन, कह रहा है आई डू नॉट लाइक दैट टाइप ऑफ पर्सन। मुझे, अब दैट सिंगुलर है तो ये बिल्कुल सही है, मुझे इस प्रकार के लोग पसंद है। अब पर्सन सिंगुलर है तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले पर्सन है तो डज भी सही है यहां पर। मुझे उस प्रकार के लोग पसंद नहीं है दैट डज नथिंग, जो कुछ भी नहीं करते, बट लेकिन दूसरों में कमियां निकालते हैं। तो पर्सन ही तो इसका ही वर्ब है डज, और इसी पर्सन का जो वर्ब है वो है फाइंड, तो फाइंड में लग जाएगा फाइंड्स, दैट डज नथिंग, जो कुछ नहीं करते लेकिन कमियां निकालते हैं। तो एक्शन वहां भी है और एक्शन यहां भी है, तो फाइंड में एस लगना था, यही इसका आंसर होगा सी।
बी नहीं बेटे, सी होगा इसका आंसर। बी तो पॉसिबल ही नहीं है, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मेरी शादी कब है? जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन तुम्हारा होगा नहीं। हम्म? क्योंकि पढ़ते तुम हो नहीं। चलो, being a MA, only he could not be appointed to the post of lecturer. हाँ जी, एमए होने की वजह से वो लेक्चरर की पोस्ट पर अपॉइंट नहीं हो पाया। तो देखो, इसमें सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको क्या मिल जाना था यहां पर। अब एमए के लिए जब आप आर्टिकल लगाते हो तो इसका आंसर क्या होता है? एनएमए। हाँ, एन। नेक्स्ट, फिफ्थ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज ग्रेटली पेन्ड। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बहुत पेन हुआ, बहुत दर्द हुआ, बड़ा दुख हुआ उनको। वेन ही हर्ड, जब उन्होंने सुना। क्या सुना उन्होंने? वेन ही हर्ड, जब उन्होंने सुना, इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। जब उन्होंने सुना द क्राइज, क्राइज यहां पर नाउन है, आर्टिकल के बाद नाउन। चीखने चिल्लाने की आवाज, दर्द की आवाज सुनी। किसकी? महिलाओं के दर्द की आवाज सुनी, जिनको जलाया जा रहा था। बीइंग, ठीक है, ऑन देयर हस्बैंड्स पायर्स, उनके हस्बैंड की पायर, पायर क्या होती है? चिता, उनके हस्बैंड की चिता पर जब जलाया जा रहा था। किसको जलाया जा रहा था? महिलाओं को जलाया जा रहा था। ठीक है, तो महिला, महिला बहुत सारी है, प्लूरल है, तो उसके लिए देयर भी सही आ गए यहां पर। लेकिन जब सेंटेंस पैसिव में हम लोग ले जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर बीइंग के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म यूज होती है, इन पैसिव वॉइस, क्योंकि किसी के द्वारा जलाया जा रहा था। तो किसी के द्वारा में बर्निंग की जगह क्या हो जाएगा? बर्न्ट, क्योंकि बर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बर्न्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 6। माई ग्रैंडफादर वॉज एप्रिशिएटेड बाय ऑल एंड सन्ड्री। देखिए, ऑल एंड सन्ड्री एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एवरीवन, मतलब सभी के द्वारा। बाय ऑल एंड सन्ड्री, सन्ड्री यहां पर ऑल सन्ड्री का मतलब होता है एवरीवन। हाँ जी, हो गया। तो माई ग्रैंडफादर वॉज अप्रिशिएटेड बाय ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब हो जाएगा एवरीवन। मेरे ग्रैंडफादर को अप्रिशिएट किया गया, यानी कि ऑल एंड सन्ड्री का मतलब है सभी के द्वारा। अब दिक्कत क्या है? क्यों? फॉर हिज। अब हिज क्या है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद आपको क्या चाहिए? नाउन चाहिए। और नाउन क्या है? नाउन यहां पर क्या होगा? व्हाट इज नाउन? ईमानदारी। ईमानदारी का नाउन कभी भी ऑनेस्टनेस नहीं होता है। हमें यह पता है कि ऑनेस्ट जो होता है वो एक क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव का जो नाउन है, ऑनेस्ट का नाउन जो होता है, दैट इज कॉल्ड ऑनेस्टी। तो यहां पर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन गलत दिया है, यानी कि ऑनेस्टनेस नहीं होना था, वो क्या होना था? दैट इज ऑनेस्टी, इसका आंसर होगा। क्योंकि ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है और इसका नाउन होता है ऑनेस्टी, और इसका एडवर्ब अगर हम कहें तो ऑनेस्टली। एडवर्ब क्या हो जाएगा इसका? ऑनेस्टली, ईमानदारी से। तो ये तीनों आपके क्वेश्चन आ गए यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बेटे ऐसी हरकत मत कर, पढ़ ले, पढ़।
हम्म। क्वेश्चन नंबर 7, द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है किसको, सीबीआई को, टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कॉयल स्कैम, कि कॉयल स्कैम जो हुआ है इसमें क्या करे, छानबीन स्टार्ट कर दे। ओके, चलिए, ओके नाउ लेट्स सी, क्या कह रहा है, द ऑर्डर के पीछे टू नहीं आएगा। बेटे ऑर्डर के पीछे टू तब नहीं आता अगर ऑर्डर के पीछे टू यहां होता, ऑब्जेक्ट से पहले। ऑर्डर किसको दिया, वो सीधा अपने पीछे ऑब्जेक्ट ले रहा है, ऑर्डर द सीबीआई, ठीक है। वो तो 2+V1 है, इन्वेस्टिगेट, और 2+V1 आपको पता है क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है, तो बिल्कुल सही है। इन्वेस्टिगेट इज इक्वल टू लुक इनटू, तो इसीलिए इन्वेस्टिगेट के पीछे क्या यूज नहीं होता, इनटू का यूज नहीं होता। तो ये सुपरफ्लस एक्सप्रेशन था यहां पर। हाँ, तो इसीलिए सी आंसर होगा उसका। यहां इंटू नहीं लगा, अगर आपको छानबीन के लिए लगाना है तो लुक के पीछे इंटू लगाओगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सविता जी क्या कर रहे हो, पढ़ लो पढ़, इतना बड़ा कमेंट बार बार कर रहे हो आप, इतना ध्यान पढ़ने में लगा लो, इतनी देर में पढ़ लो, बच्चे पढ़ के निकल जाएंगे, आप कमेंट करती रहना। मिल गया इसका आंसर, चलो देखो क्या कह रहा है एट वाले में, देयर आर नो टेबल्स, देयर आर नो टेबल्स इन द क्लासरूम, क्लासरूम में टेबल नहीं है। अब देखो जरा, देयर के बाद इज बोल रहे हैं, इज क्यों आएगा, अब मैंने क्या बताया था कि देयर के बाद जो वर्ब आती है ये डिपेंड करती है कि आगे जो दिया है वो क्या दिया है। तो आगे देखो ना क्या दिया है, आगे नाउन दिया है, और क्या नाउन दिया है, प्लूरल नाउन दिया है। जब प्लूरल नाउन दिया है तो प्लूरल वर्ब आएगी, तो सही है बिल्कुल। लेकिन एट द क्लासरूम नहीं होता, क्लासरूम के अंदर होता है, इन द क्लासरूम, तो ये प्रपोजिशन का एक्सप्रेशन गलत था यहां पर, तो ये डी इसका आंसर होगा, इन द क्लासरूम। नेक्स्ट 9, नो टेबल सिंगल है, कान के नीचे लगाऊंगा नालायक आदमी, वहां पर टेबल का प्लूरल क्या लिखा हुआ है, टेबल्स लिखा हुआ है, तो टेबल्स प्लूरल है, जब प्लूरल है तो इसीलिए वहां पर आर दिया हुआ है। सही है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। यहां आ जाओ जरा, 9, चलिए, सचिन तेंदुलकर प्लेड, अब देखो प्लेड क्या है, प्लेड है वर्ब, प्लस इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें देख लो जरा, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स, और वो कॉन्सेप्ट क्या होता है लिख लेना, छाप लेना साथ के साथ ही, एम प्लस पी प्लस टी, एम फॉर मैनर, पी फॉर प्लेस, और टी फॉर टाइम। सबसे पहले आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर आता है एडवर्ब प्लेस, और फिर आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहां पर क्या कह रहा है, सचिन तेंदुलकर ने खेला, अब देखो सबसे पहले कैसा खेला, तो एक्सीलेंटली खेला, सबसे पहले आएगा एक्सीलेंटली, फिर कहां खेला, ऑस्ट्रेलिया में, ये आ जाएगा बाद में, और फिर उसके बाद लास्ट में क्या है, टाइम, तो इसका मतलब बी में गलती थी, सबसे पहले आपको मैनर लगाना था, फिर प्लेस लगाना था, और फिर लगाना था टाइम। तो ऑर्डर ऑफ एडवर्ब क्या हो जाएगा, एमपीटी। ये इसको याद रखना जरा, इस ऑर्डर को आप कैसे भी याद रख सकते हो, एमपीटी या कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। मैंने इसको ऐसे बना दिया था, दैट मेरे पिताजी थानेदार, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, याद रखना है, बाकी कैसे भी रख सकते हो। अंशिका आप कहां से हो, बेटा अंशिका के बारे में पूछने से अच्छा है क्वेश्चन पे ध्यान दे ले, नहीं तो ना अंशिका का पता चलेगा और ना एग्जाम का पता चलेगा, और फिर बैठ के रोएगा, ठीक है। ना जॉब मिलेगी तुझे और ना अंशिका मिलेगी, कोई नहीं मिलेगा तुझे,
और फिर रोएगा तुझे आंसू मिलेंगे सिर्फ इस जिंदगी में, और कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इतना ध्यान तूने वहां ढूंढने में लगाया है, इतने तेज कमेंट में तुम ढूंढ कैसे लेते हो? नालायक आदमी। 10, श्वेता करंटली राइट्स अ नोवेल ऑन द डोमेस्टिक लाइफ ऑफ इंडियंस। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट्स पे चल रहे हैं। फटाफट जल्दी से आंसर बताओ मुझे, इसका आंसर क्या होगा? चलिए, इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर वाले बच्चे को इतना ही टाइम लगता है, नहीं तो फिर ये अंशिका और अनुष्का और इन सबको ही ढूंढने में लगा रहता है दिमाग। चलो देखो, करंटली, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सपोज करो अगर यहां पर मैं आपसे कहूं आई आई रन, मैं दौड़ता हूं, लेकिन अगर मैं कहूं कि राइट नाउ, तो राइट नाउ का मतलब है इस समय। ध्यान देना, टेंस का क्वेश्चन है ये। राइट नाउ का मतलब है इस समय, पर्टिकुलर टाइम। जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक्शन की बात कर रहे हैं तो वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लगता, वहां लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। राइट नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, इस समय की बात हो रहा है। रूटीन एक्शन नहीं कह रहा कि श्वेता लिखती है, नहीं। करेंटली का मतलब है इस समय उसका काम किसी चीज पर चल रहा है। तो यहां करंटली ये होने की वजह से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट न लेके इज राइटिंग होगा। तो श्वेता जो है वो एक नोवेल पर लिख रही है, इस समय उस पर काम कर रही है, लिख रही है। ठीक है, तो इज करंटली राइटिंग होगा। श्वेता इज करंटली राइटिंग, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप एडवर्ब को ले लेंगे यहां पर। ठीक है, चलिए चलो भाई। तो ये था आपका आज का बिगनिंग पार्ट जो हम प्रैक्टिस सेशन करते हैं। होपफुली आज के कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में छपे होंगे, और अपना स्कोर मुझे बता दो 10 में से कितना रहा जल्दी से। उन लोगों को नहीं बताना जो नंबर इधर उधर ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, जो पढ़ रहे हैं वो 10 में से 10, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी। हम्म, कौन सा चल रहा था दिखा ना? हाँ, उससे आगे वर्ब भी हो गया था, एडजेक्टिव भी हो गया था। सर जी आज क्वेश्चन अच्छे थे। हाँ जी। देखो, अंशिका क्या कह रही है, सर जी आज क्वेश्चन अच्छे थे। अब अंशिका को तो क्वेश्चन भी अच्छे लगे और पढ़ाई में भी मजा आया और वो पढ़ भी लगी, ये भी हो गया था, आगे चलो। लेकिन हमारा अंश जो है वो बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे अंश हैं, मैं उनको सलाह दे रहा हूं पहले कि 1 घंटे की क्लास चलती है, 1 घंटा रात को चलती है, पढ़ लो, ये समय लौट के नहीं आएगा। है ना? ये देखो, युगांक सर 1 घंटे के लिए पब्लिक कर दिया, पढ़ के निकल जाएंगी वो अपने उस टाइम में ही पढ़ के निकल जाती हैं, फोकस्ड होती हैं। तुम वहां फोकस होते हो 1 घंटे उन पे, फिर तुम बाद में रिक्वेस्ट करते हो सर ये कर दो, सर वो कर दो, और कुछ नहीं होने वाला उसके। ये भी हो गया था बेटे, एडवर्ब भी करा दिया था मैंने, प्रीपोजिशन ये चलना था। चैप्टर वाइज क्लास कब से होगी? बस कल या परसों में स्टार्ट हो जाएंगी चैप्टर वाइज क्लास। चलिए, ओके। तो अगला पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारा बचा था, इसमें क्या था? प्रपोजिशन है भैया। इसके बारे में इतनी खतरनाक बात है ना कि ये तुम्हारे कम से कम किसी पेपर में जाओगे 2-3 बातें तो जाके छप जाएंगी सीधी सीधी, जो मैं यहां लिखने वाला हूं और समझाने वाला हूं। सुन लो जरा, ठीक है भाई? युग और ये अंश और ये सब कुछ जो भी फलाना फलाना है, ठीक है, पढ़ लो। नहीं तो वो फोकस ने उनके क्वेश्चंस के आंसर देख लो, वो अपना काम में लगी हुई हैं और तुम कहीं और लगे हुए हो, मत लगो। ठीक है, पढ़ लो। तुम्हें समझाते समझाते परेशान हो जाता हूं, और फिर तुम्हारे कुछ बाद में ही लगे रहते हो कुछ और चीजों में ही। आओ जल्दी से इधर देखो, है ना? हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था, प्रपोजिशन। इसकी दो बात सुन लो।
कि अगर हम सबसे पहले तो प्रेपोजिशन है क्या वो सुनो क्या है। वह वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है ताकि वह रिलेशन बता सके किसी अन्य नाउन वर्ब या एडजेक्टिव के साथ। तो प्रेपोजिशन कोई ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। सुन लेना रे हो नालायक को, सुन लो। नाउन या प्रोनाउन से पहले वो वर्ड आता है और उस वर्ड का, उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के बाकी किसी भी वर्ड से दिखाता है। अगर तुमसे पूछे प्रेपोजिशन क्या होता है तो आप उसका क्या जवाब दोगे? प्रेपोजिशन कोई भी वो वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे वर्ड से दिखाता है, उसका रिलेशन दिखाता है, सेंटेंस के बाकी किसी भी वर्ड से वो रिलेशन दिखाने का काम करता है। इसको हम कहते हैं, यहां पर क्या कहते हैं, इसको प्रेपोजिशन कहते हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज रिलेशन और पोजीशन ऑफ नाउन या प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन या पोजीशन दिखाता है। आगे यहां पर जोड़ सकते हैं टू एनी वर्ड, किसी भी वर्ड से, चाहे वो आगे नाउन हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो। तो हमने सीख लिया कि नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दिखाता है। क्या चीज है जो हमने इसमें काम की पकड़ी है? जल्दी से बताओ फटाफट, क्या चीज है जो हमने इसमें काम की पकड़ी है? वो सुनो कि इसका मतलब ये कंफर्म है कि प्रपोजिशन के बाद आने वाला जो शब्द होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये बात बड़े काम की है। और वो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है, कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। ये ध्यान रखना। तो प्रेपोजिशन के बाद या तो आता है नाउन या आता है प्रोनाउन, और वो सब्जेक्ट नहीं होता, वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तुम जो कहीं भी प्रेपोजिशन ठोक देते हो ना, जरूरी क्या है कि अगर अगर प्रेपोजिशन है तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन जरूर आएगा। अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो प्रेपोजिशन भी नहीं होगा, क्योंकि तुम मुंह उठा के कहीं भी प्रेपोजिशन लगा देते हो। प्रेपोजिशन तभी लगेगा जब उसके पीछे उसने ऑब्जेक्ट दिया होगा। अब फटाफट जल्दी से मुझे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे सेंटेंस में प्रेपोजिशन बताओ। और उस सर प्रेपोजिशन तो बता दूंगा, मैंने कब कहा प्रेपोजिशन बताना है? क्यों भाई? प्रेपोजिशन भी बताना है और उसका ऑब्जेक्ट भी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम ढूंढो, तुम्हें प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट निकालना है। जिसको प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट निकालना आ गया, समझ लो कि उसको प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगर निकालना आ गया, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। चैप्टर वाइज जब पढ़ाऊंगा ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर होंगे, सारे काम आएंगे। तो मुझे हर सेंटेंस में प्रीपोजिशन के साथ साथ उसका ऑब्जेक्ट बताओ। कि जैसे मान लो ये प्रीपोजिशन है तो सर ये इसका ऑब्जेक्ट है, बताओ फटाफट जल्दी से। तो पहले सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या है? ऑन। इसका ऑब्जेक्ट कौन है? टेबल। आ जाओ जल्दी से। दूसरे सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या है? इन। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? क्लासरूम। तीसरे सेंटेंस में प्रीपोजिशन बताओ जल्दी से क्या है? फॉर। तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है? मी। चौथे सेंटेंस में प्रपोजिशन कहां है? मुझे तो मिल नहीं रही है, मैं तो चश्मा लगा के लगाना पड़ेगा, मुझे नहीं मिल रही। पांचवें में बताओ जल्दी से कहां है प्रपोजिशन? पांचवें में प्रपोजिशन क्या है? ऑफ। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? राम। छठे में प्रपोजिशन क्या है? इन। इसका ऑब्जेक्ट कौन है? 2010। चौथे में मुझे मिल नहीं रही भाई, जल्दी से बताओ फटाफट। फोर्थ में प्रपोजिशन कहां है? और प्रपोजिशन है तो उसका ऑब्जेक्ट कहां है? चलिए इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था। ऑफ प्रीपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है? रोड। आया? गुड। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। 7 में प्रीपोजिशन कहां है और इसका ऑब्जेक्ट कहां पर है? 7 में प्रीपोजिशन कहां है? 7 में प्रीपोजिशन क्या है? ऑफ। इसका ऑब्जेक्ट कहां है? जल्दी से बताओ। 7 में ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहां है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये रहा, कॉन्फिडेंस। नाउन है यहां पर। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये रहा, हर। सर एक सेंटेंस में दो प्रेपोजिशन, 10 भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 10 कितनी भी आ सकती हैं। देयर इज नो लव बिटवीन हिम एंड हर। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो 8 में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, आप बताइए। 9, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग। तो अमंग मुझे दिखाई दिया प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन। 10 में प्रेपोजिशन कहां पर है? बाय। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? सर्वेंट। ठीक है, और है या बस एक ही है?
11 में द पोस्ट ऑफिस इज, 11 में भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा, आप मेरी हेल्प करो जल्दी से फटाफट। बिटवीन, अबे ओ बिटवीन तो प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट बताओ इसका क्या है। बिटवीन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट बताओ। प्रेपोजिशन नहीं बताना, मैंने पूछा है बिटवीन का ऑब्जेक्ट बताओ जल्दी से। यही गलती मुझे पता थी आप लोग करोगे, मैं इसीलिए पूछना चाह रहा था कि बिटवीन का ऑब्जेक्ट सिर्फ हिम नहीं है। बिटवीन इज अ प्रेपोजिशन, इसे ग्रामेरियन ने कहा है प्रेपोजिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रेपोजिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक से ज्यादा। तो इसका ऑब्जेक्ट अकेला हिम कैसे हो सकता है? क्या केवल आप हिम के बीच में बांट रहे हो? नहीं, इसका ऑब्जेक्ट कौन है? हिम भी है और हर भी है। इसका ऑब्जेक्ट हिम और हर दोनों है इसके, ठीक है। आ जाओ 11, 10 में बताओ। तो 10 में बाय का मिल गया हमें सर्वेंट, और विद का ऑब्जेक्ट क्या है? नाइफ। 11 में बोलो द पोस्ट ऑफिस, ये बताओ 11 वाला चला गया वो तो, अगला बोलो। अंजलि ने धोखा दे, देखना किसको दिया है धोखा, इसको जरा करो इसको शूट आउट। चल बेटे वरुण, अब तू गाने सुन जरा बैठ के घर पे, ठीक है, ये धोखा बाद में खाना। द पोस्ट ऑफिस इज अक्रॉस द स्ट्रीट। अब अक्रॉस यहां पर प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है स्ट्रीट। फ्रॉम का ऑब्जेक्ट कौन है बताओ? स्टोर, ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी तो एडजेक्टिव का काम करेगा, मेन क्या है यहां पर? नाउन, स्टोर, ठीक है। 11 में मिल गया आपको सभी को, बताओ जल्दी से 11 वाले में मिला? लास्ट यहां बताओ इसमें कहां पर है प्रीपोजिशन? चलिए, द WHO कंट्री वॉज आस्क्ड, जितने भी WHO कंट्री उससे पूछा गया टू स्टे होम ड्यूरिंग द पेंडेमिक टू एंश्योर सेफ्टी एंड वेलबींग, कि वो घर पर रहे। अब सुनो, द WHO कंट्री वॉज आस्क्ड टू स्टे। अब कई बच्चे ना यहां पर कह रहे होंगे सर टू स्टे, नहीं बेटा, 2 + V1 तो इन्फिनेटिव का काम करता है, ऐसी गलती मत करना। टू एंश्योर 2 + V1 यानी कि इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, ये भी प्रीपोजिशन नहीं है। तो प्रीपोजिशन इसमें क्या है? ड्यूरिंग, और इसका ऑब्जेक्ट कौन है यहां पर? पेंडेमिक। तो यही इसमें प्रीपोजिशन था। देखो कर दी ना कई लोगों ने गलती। चलिए अगला क्या है? नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है? व्हाट इज इंटरजेक्शन? द वर्ड्स दैट शो सडन फीलिंग्स, कैसी फीलिंग? सडन फीलिंग, आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। उन्हीं वर्ड को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं, जो आपके अंदर से सडन फीलिंग निकाल कर लाते हैं। मान लो सपोज करो मैं रास्ते में चल रहा हूं, और आप रास्ते में जाते जाते आपको कोई बहुत सुंदर सी चीज दिख जाती है, और एकदम से आपके मुंह से क्या निकलता है? वाओ, एकदम से निकलता है ना। ये क्यों निकला? ये सडन फीलिंग थी। क्या आप पहले से सोच के बैठे थे कि आप कहीं जा रहे हो और आप करोगे वाह वाह वाह? ऐसे तो नहीं करते ना, प्लान्ड तो नहीं था ना। आपने कुछ अचानक से देख लिया एकदम से, तो एकदम से आपके अंदर से वो फीलिंग निकल के आई। आप चल रहे हो, आप चलते चलते पैर में कील लग जाती है, ओ, ओ, ये क्या था? सडन था। या आप ये एकदम से, ये प्लान्ड तो नहीं करते ना कि आप ऐसे इस तरीके से बोलोगे। तो ये जो वर्ड आपके अंदर से निकले वाओ, ये सब, ठीक है, आपको एकदम दर्द हो गया किसी ने, तो दैट इज कॉल्ड सडन। और यही सडन फीलिंग दिखाने वाले वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। सीडीएस में इसके पार्ट ऑफ स्पीच पूछ चुका है, ठीक है। तो अब मुझे जल्दी से बताओ फटाफट कि इनमें कहां कहां पर है इंटरजेक्शन, जल्दी से फास्ट। हाँ जी, तो बताओ इसमें फिर क्या बैठेगा? पहले वाले में, फर्स्ट वाले में क्या है? इंटरजेक्शन, दैट इज वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड। आप जा रहे हो, एकदम से आपने चिड़िया देखी, अरे क्या सुंदर चिड़िया है भाई, तो इसका मतलब वाओ यहां पर क्या है? इंटरजेक्शन है। व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा एक क्लॉज सेंटेंस जा रहा है, सिर्फ ये वर्ड है, क्योंकि वो हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और जहां पर भी हो वहां पर बोलो इसको, क्योंकि आपके मुंह से सडन निकलेगा। ये नहीं सर हम तो वाओ ऐसे बोल दे, ये तुम भारतीय भारतीय उसके हिसाब से मत लगाओ।
सपोज करो लाइक एक फॉरेनर है, अंग्रेज है, वो जैसे प्रोनाउंसिएशन में बोलता है उस हिसाब से बोलो, ठीक है, एकदम से वाह, है ना, तो सडन फीलिंग निकल कर आएगी। नेक्स्ट, अब मान लो ऐसा हो जाए कि 10 के 10 विकेट आज गिर जाए, ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाए, और लास्ट में जितने भी वहां पर दर्शक हैं आप एकदम से क्या उछल के पड़ते हुर्रे, तो आपको नहीं पता था कि ये विकेटें गिर जाएंगी, अचानक से लास्ट बॉल में छक्का मार गया और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटरजेक्शन। अब आप रास्ते में चल रहे हो, आपने देखा आपकी जेब में पैसे थे, पर्स था, और आपने एकदम पीछे देखा, ओ, अब आपका तो इंटरजेक्शन भी है, क्या होता है हर चीज ओ तेरी, तो वो एक्चुअल में नहीं है, तो यहां पर हम क्या उसे बोलते हैं, ओह आई हैव लॉस्ट माई पर्स, मेरा पर्स जो है खो गया है। नेक्स्ट, अब कई बार कोई व्यक्ति ना किसी काम को बहुत अच्छे से कर देता है और हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है, तो पहले तो क्वेश्चन मार्क हटा दूं, ये गलती से दिया हुआ है यहां पर, ठीक है, ये मैं सिखाऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, इसका काम आगे आएगा, अभी छोड़ दो, करेक्शन किया सिर्फ। ओ माय गॉड, मान लो तुम्हारा दोस्त है, नालायक है, बिल्कुल पढ़ता नहीं है, और तुम बहुत पढ़ते हो, और उसके 90% आ जाएं और तुम्हारे 80% आ जाएं, तो एकदम से तुम क्या करो, ओ माय गॉड हाउ यू हैव डन, कैसे हो गया ये, यू आर सरप्राइज्ड, कैसे हुआ ये, हाउ इज इट पॉसिबल, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था। चलिए 5, तो 5 में आपको बता रहा है 5 6 7 8 9 10, फटाफट बताओ जल्दी से। अब मान लो आपने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, 1 घंटा आपने पढ़ाई कर ली, 1 घंटा आपने यूट्यूब पे सर के साथ पढ़ाई कर रहे हो, आप स्टॉकिंग कर रहे हो वहां पर, है ना, नंबर मांग रहे हो, कुछ कर रहे हो, भाई बहुत मेहनत का काम है, ढूंढना, उसमें से नंबर मांगना, हेलो हाय करना उसको, है ना, तो ये बहुत मेहनत का काम है। उसके बाद 1 घंटे बाद आपने मम्मी को कहा, मम्मी मेरे लिए खाना लेके आओ, और आप कह रहे हो ओह आई एम डॉग टायर्ड। अब सब, अच्छा यहाँ ओह नहीं है, अह, बात एक ही है, यानी कि एक तरीके से सोरो, पेन आपके दर्द को दिखा रहा है, तो आपने कहा आई एम डॉग टायर्ड, तो जब आपको एक तरीके से दुख हो रहा हो किस चीज को लेकर, पेन हो रहा हो, तब डॉग टायर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली टायर्ड। अब ये नहीं कि मैं कुत्ते जितना थका हूं, एक्सट्रीमली टायर्ड, ये एक ईडियम है, लिख सकते हो, डॉग टायर्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत ज्यादा थका हुआ होना, ठीक है। नेक्स्ट 6, अब मान लो आपकी कोई बहुत नजदीकी है, क्लोज है, आप प्रेम करते हो, है ना, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो आप एकदम से क्या कहोगे, शी इज नो मोर, दुख, दुख होगा, वैसे तो आधों को तो कहां ही होगा, ठीक है, तो ये भी वही है, ये भी सोरो को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आप एक बोल रहे हो या आप एक और ए लगा दिया, ठीक है, बात एक ही है, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 7 वाला देखो, अब 7 वाले में इंटरजेक्शन क्या कहा उसने, 7 वाले में क्या यूज किया है, फादर हैज कम, पापा आ गए हैं। अब कई सारे लोग जो हैं इसको भी एकदम से क्या कर रहे हो, नहीं ये भी ऐसा नहीं है, इसका फर्क है। अब देखो यहां पर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इस इंटरजेक्शन में यहां ए एच ए और यहां पर है ए ए एच, तो इसको आप कैसे पढ़ोगे, मेरे साथ पढ़ के बताओ, दर्द, और इसको कैसे पढ़ोगे, आहा, हाँ पढ़ो, आहा, पढ़ लो, पढ़, ठीक है, आहा, ये कब होगा, जब आपको मजा आ गया हो, जैसे बच्चे नहीं होते छोटे, आहा फादर इज कम, पापा आ गए, पापा आ गए, तुम्हारे आए पापा तो तुम्हें तो दर्द होता है, ठीक है, तुम कहां बोलते हो, तो पिताजी आ गए हैं, चुपचाप निकल लोगे वहां से। लेकिन बचपन में तो खाना या कुछ ना कुछ चीज लेके आते थे, है ना, फ्रूट लेके आते थे, तो मजा आता था, तो ये है इंजॉय, यानी कि जॉय, ये जॉय के लिए है, तो ये एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। इट इज टाइम टू से गुड नाइट, अब आप किसी को गुड नाइट कहने वाले हो, तो आप एकदम से एक सडन फीलिंग देते हो, उसके लिए सडन एक्सप्रेशन देते हो, वेल इट्स टाइम टू से गुड बाय, ठीक है, तो ये आ गया आपका इंटरजेक्शन। इसमें अगर पूछेगा तो ये इंटरजेक्शन होगा। दैट हर्ट मी मोर देन आई थॉट इट वुड, उसने मुझे इससे ज्यादा हर्ट किया जितना मैंने सोचा था, दैट इज आउच। अब आउच आउच तो करते नहीं फिरते आप, ये सडन फीलिंग दे रहा है, तो ये भी इंटरजेक्शन है। दैट वॉज रियली अ ब्रेव थिंग टू डू, एक बहादुरी वाला काम था जो उसने किया, ब्रावो, ठीक है, तो ब्रावो भी क्या है, इंटरजेक्शन था। तो ये थे इंटरजेक्शन जो आपकी सडन फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। तो बस इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। इसमें क्या है, ओह आई कांट बिलीव आई हैव लॉस्ट द की, गुड हेवंस हाउ शी हैज ग्रोन, कितनी बड़ी हो गई है वो, तो ये यहां पर क्या है, इंटरजेक्शंस हैं।
चलिएगा, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा बेसिक्स के एक दो पॉइंट और हैं, और कल या फिर परसों चैप्टर वाइज में स्टार्ट कर दूंगा। इससे पहले एक बार देख लो फटाफट, मैंने इससे पहले क्या क्या आपको पढ़ा दिया है। फटाफट जल्दी से मैं दिखा दूं। तो ये मैंने अभी आपको इंटरजेक्शन निकालना सिखा दिया है कि इंटरजेक्शन क्या होता है, ठीक है। अच्छा, टेस्ट भी लूंगा मैं। टेस्ट जैसे मान लो आपको पार्ट ऑफ स्पीच दे दिया, उसमें से ढूंढना, फाइंड आउट करना, तो उसका टेस्ट भी होगा। एप्लीकेशन पे पीडीएफ मिलेगी उसकी, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन आपको मैं करा दूंगा, ठीक है, पहले से पहले ही, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा उसका टेस्ट कंपलसरी है। जो भी चीज पढ़ाई जाएगी उसका टेस्ट। ऑब्जेक्टिव, ये तो मैं आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रहा हूं। प्रीपोजिशन आपको बता दिया, इससे पहले एडवर्ब मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसमें ना ये वाला जो पॉइंट था, ये तो मैंने करा दिया था यहां तक आपको, लेकिन ये नहीं हुआ था कि एक एडवर्ब जो है वो क्वालिफाई करती है किसी एडजेक्टिव को भी। ये वाला पॉइंट जो है एक बार आप देख लो प्यारे बच्चों। होता क्या है कि एडवर्ब ना ये सभी को क्वालिफाई करती है, लेकिन तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करती है, एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है, और एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं, ठीक है। वैसे तो एडवर्ब सबको क्वालिफाई करता है, नाउन को, प्रोनाउन को, ठीक है, इंटरजेक्शन को छोड़ के सबको ही क्वालिफाई कर देता है। तो आप यहां फटाफट जल्दी से मुझे बताओ, इस सेंटेंस में कहां कहां एडवर्ब है, एक बार ढूंढना बताओ जल्दी से। जैसे टी यहां पर क्या है, नाउन है, और इस नाउन की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, हॉट। टी क्या है, हॉट। टी क्या है, हॉट। तो हॉट का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ जल्दी से क्या है। टी तो नाउन हो गई, नाउन की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, एडजेक्टिव। कौन दे रहा है, एडजेक्टिव। कौन दे रहा है, एडजेक्टिव। अब कितना हॉट, टू हॉट, गर्म। कितनी गर्म, बहुत ज्यादा गर्म। तो एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन कौन देगा, एडवर्ब। तो ये टू जो है हॉट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। सेकंड वाले में रमेश क्या है, नाउन है। रमेश कैसा है, अच्छा रमेश यहां पर देखो बॉय, रमेश क्या है, बॉय है। बॉय कैसा है, गुड है। तो बॉय क्या हो गया, नाउन। गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव। कितना गुड, वेरी गुड। तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब। द रूम वॉज क्वाइट डार्क। रूम क्या है, नाउन है। डार्क क्या है, एडजेक्टिव है। रूम की विशेषता बता रहा है। कितना डार्क, क्वाइट डार्क। तो क्वाइट क्या हो गया, एडवर्ब। रागनी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। रागनी ब्यूटीफुल है, तो रागनी क्या हो गई, नाउन। क्या है, ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव। कितनी ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो एक्सट्रीमली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। आई एम कंप्लीटली फाइन। बेटा यहां पर ना एक वर्ड गया, छूट गया, फाइन। आई एम कंप्लीटली फाइन। तो देखो फाइन कौन है, आई। आई क्या है, प्रोनाउन। अगर आपसे फाइन का पार्ट ऑफ स्पीच पूछे तो आई क्या है, फाइन। तो आई प्रोनाउन की विशेषता फाइन बता रहा है, तो फाइन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। कितना फाइन, कंप्लीटली फाइन। तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी एडवर्ब है। वी आर गोइंग टू मूव। मूव क्या है, वर्ब। हम मूव कर रहे हैं, कहां मूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड। तो ये हो जाएगा एडवर्ब। और कैसे कैसे मूव कर रहे हैं, स्ट्रोंगली। तो ये भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ये भी एडवर्ब है। हाँ, ठीक है जी। तो ये आपको मैंने यहां तक, बस ये छूट गया था, इसीलिए मैंने आपको एक बार रिवाइज कराने के लिए दिखाया है। अच्छा एक सेकंड, ये भी बचा इसमें, शी इज टू टॉकेटिव। अब मुझे जल्दी से आप बताओ इसमें फटाफट कि कहां कहां एडवर्ब है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है और आपको निकालना आना चाहिए, तभी मेरे पढ़ाए हुए का फर्क फायदा है। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। अच्छा, टेस्ट का डे रख देते हैं। पहले मैं अभी आपको बेसिक्स जो बचा है उसको क्लियर करा दूं, तो मैं टेस्ट का डे रख दे रहा हूं। टेस्ट का डे हम, ये नहीं कि संडे बोलो, नहीं, अभी पढ़ाया है तो अभी एक दो दिन में ही उसके क्वेश्चंस, क्योंकि मैं क्वेश्चंस बना के ना तैयार कर दूंगा। सीडीएस का भी पेपर आ रहा है 16 अप्रैल को, ठीक है, एयरफोर्स में भी पूछता है। और पूछे ना पूछे किसी भी एग्जाम में, जब मैंने किसी चीज को पढ़ लिया और वो मुझे नहीं आती है, तो मेरे को आगे ये काम नहीं करेगी, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और जो बच्चे मेरे से पढ़ेंगे, मुझे टेस्ट चाहिए, ठीक है, तभी पढ़ाने का फायदा है। जिनको मस्ती करनी है वो मस्ती करने के लिए बहुत सारे साधन है। और
चलो, शी इज टू टॉकेटिव, शी क्या है इसमें? प्रोनाउन। शी कैसी है? टॉकेटिव है, तो टॉकेटिव क्या हो गया इसमें? एडजेक्टिव। कितनी टॉकेटिव? बहुत ज्यादा टॉकेटिव, तो टू किसकी विशेषता बता रहा है? टॉकेटिव की, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। थैंक यू, आई एम कंप्लीटली फाइन। आई जो है प्रोनाउन है, फाइन कौन है? आई, तो फाइन क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, क्योंकि प्रोनाउन हो या नाउन हो, दोनों की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। फाइन, कितना फाइन? कंप्लीटली फाइन, तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ही इज सो टॉल, एक सेकंड, ही क्या है? टॉल, तो टॉल हो गया एडजेक्टिव। कितना टॉल? सो टॉल, तो सो क्या हो गई? एडवर्ब, क्योंकि वो टॉल की विशेषता बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। शट द विंडो, इट इज रादर कोल्ड। देखिए, विंडो को बंद कर दो क्योंकि बहुत ठंडा है, तो कोल्ड जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि वो नाउन की विशेषता बताता है। मौसम कैसा है? ठंडा है भाई। कोल्ड कॉफी, कोल्ड डॉग, कोल्ड डॉग होता है, हॉट डॉग होता है? हैं? अरे जो खाने वाला होता है, कोल्ड डॉग भी तो आता होगा। हुँ? अबे जब कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, तो कोल्ड डॉग, हॉट डॉग। चलो, मान जो भी है छोड़ो। तो कॉफी नाउन, कोल्ड एडजेक्टिव। तो कोल्ड मान लिया हमने, यहां पे प्रूव कर लिया कि कोल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। कितना कोल्ड? रादर कोल्ड, रादर कोल्ड, तो ये रादर इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। ही वॉज टू अफ्रेड, अफ्रेड कौन है? ही अफ्रेड है, तो ही क्या है? ही क्या है? प्रोनाउन है। अफ्रेड क्या है? एडजेक्टिव है। कितना अफ्रेड? टू अफ्रेड, बहुत ज्यादा डरा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। बताओ मजा आया कि नहीं आया बात में? कहानी क्लियर हुई? चलिए, तो मैं पीछे का ये सब कुछ पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, एडवर्ब, कंजक्शन निकालना, और ये आपका क्या कहते हैं, इससे पहले वर्ब भी पढ़ा चुका हूं, सब पढ़ा दिया, इससे पहले मैंने सब पढ़ा दिया आप लोगों को। अब जो है, आज एक और टॉपिक मैं आपको पढ़ा के जा रहा हूं, और बहुत ज्यादा एक चैप्टर एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, उसमें ये बहुत काम आता है, और इसका नाम है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। बेसिक्स के सारे फैक्ट पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ताकि आगे चल के दिक्कतें ना आए, है ना। What is the difference between transitive and intransitive verb? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको पढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहले आपको है ट्रांजिटिव। मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा जो है उसको रटे, तो आप डायरेक्ट डेफिनेशन मत रटो। आप एक काम कर लो, अगर किसी भी वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट दिया हो, अगर किसी भी वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट हो, तो वो कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। बस ये पिक्चर ध्यान रखना। अगर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। बस खत्म कर दिया मैंने। दो वर्ड, ये दो पॉइंट में मैंने ये खत्म कर दिया, देख लो जल्दी से। आज के बाद ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव नहीं भूलोगे। एप्लीकेशन का नाम क्या है? जो बच्चे एप्लीकेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, उस एप्लीकेशन का नाम है कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। मैं कल से जो क्लास चलेंगी उनके, उनमें लिंक, उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक लगवा दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको सारी पीडीएफ्स एंड ऑल प्रैक्टिस, ये वो सब सारा कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका, जिन बच्चों ने करना है, बाकी तो यहां से कर ही रहे हैं, वो यहां से कर सकते हैं जिनको ऐसा लगता है। ठीक है, यहां से भी कवर कर सकते हो। कुड यू फोन द नेबर, क्या तुम नेबर को फोन मिला सकते हो? देखो, तो सबसे पहले ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या फर्क है? ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनके क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कहूं कुड यू फोन द नेबर, तो इसमें जो वर्ब है फोन, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? नेबर है। क्या है? नेबर। तो इसका मतलब कैसी हुई? ट्रांजिटिव। कैसी हुई? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। आई कॉट व्हाट, तो उसे जुकाम हो गया, तो इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसका भी ऑब्जेक्ट है। कॉट का ऑब्जेक्ट कौन है यहां पर? कोल्ड, उसे क्या हो गया?
ठीक है, नेक्स्ट अगला, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? द वर्ब्स विच डू नॉट टेक ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस आर कॉल्ड, मतलब जिनकी ऑब्जेक्ट नहीं होती हैं वो इंट्रांजिटिव होती हैं। जैसे इसने कहा शी सेंग, सेंग क्या है? वर्ब, वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। द डॉग रैन, रैन क्या है? वर्ब और इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। तो होपफुली आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब निकालना आ गया होगा कि व्हाट इज ट्रांजिटिव एंड व्हाट इज ट्रांजिटिव। क्या? हम्म, अच्छा चलो मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं, खोलो इसको, दिखाओ, मैं इनको जानकारी दे। सुनो भाई, बहुत सारे बच्चों को यह बात नहीं पता है कि जो परीक्षा एप्लीकेशन था जिस पे क्लास चल रही थी, ठीक है, अब वो परीक्षा एप्लीकेशन की क्लास शिफ्ट कर दी गई है। अपने और अपने दोस्तों को बता देना जो उस पर पढ़ रहे थे, वो कैडेट्स एप्लीकेशन पे, ठीक है, कैडेट्स एप्लीकेशन पे शिफ्ट कर दी गई हैं। तो क्योंकि कई बच्चों को यह है कि वहां क्लास नहीं चल रही है, परीक्षा एप्लीकेशन पे अब क्लास नहीं चल रही है, अब जो क्लास चल रही है कैडेट्स एप्लीकेशन पे चल रही है। वहां पर एनडीए और सीडीएस का जो बैच था उसकी क्लास चल रही है, और उसके मॉक टेस्ट जो पुराने बच्चे थे जिन्होंने पहले ज्वाइन किया था उनकी क्लास वहां चल रही है। जो अभी नया बैच चल रहा है, ये वाला जो चल रहा है इसमें तो आप जो आप पढ़ते हो यूट्यूब पे पूरा वही जो है आपका शिफ्ट कर दिया जाता है एप्लीकेशन पे। बस ये पीडीएफ जो है आपको एनोटेशन के साथ वहां मिल जाती है, प्लस जो आगे पीडीएफ्स और बनेंगी एक्स्ट्रा जो भी बनती जाएंगी, जैसे टेस्ट होगा वो वहां पर चला जाएगा, ठीक है, या जो सैटरडे को आपको क्लास हुई थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वो वहां पर मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है, वो सारा, या अगर आप इसी क्लास को दोबारा देखना चाहते हो तो वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी तो यूट्यूब पे आपका चल ही रहा है, ठीक है, एज इट इज। तो ये जानकारी थी बहुत सारे बच्चों को, मुझे पता है उनका दिल खुश हो गया होगा क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा था इसके बारे में, ठीक है, ये मुझे भी बच्चे ने बताया इसने। चलो तो बस आज के लिए यहीं रखते हैं, कल इसके बाद हम आगे चलेंगे क्योंकि अभी मेरी क्लास का जो है समय हो गया है। और हाँ, डीपीपी कई बच्चे पूछ रहे थे, अच्छा अब जो नए बच्चे जुड़े हैं वो उनको बता दूं क्योंकि पुराने बच्चों को तो पता है, है? यही लिख दूंगा। कल यहां से पढ़ेंगे इससे आगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है। पहले आ जाओ जरा, अब सुनो ध्यान से। रात को 9 PM पे अगली क्लास होगी क्योंकि दिन में 2 क्लास होती हैं, और इसमें वो क्या है, प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अभी चल रहे हैं PQRS और S1 S6, और इस डीपीपी मिलता है आप लोगों को एप्लीकेशन पे, कैडेट्स एप्लीकेशन पे। क्या डीपीपी कितने करा चुका हूं मैं? 2 2 सॉल्व करा दिए, तीसरी डाल दी है, डली है वहां पर, तीसरी डीपीपी नंबर 3 जो है वहां पर डली हुई है, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लेना और आप सॉल्व कर लेना, ठीक है भाई। चलिए तो बस यहीं तक रखते हैं, कल मिल, अच्छा अभी कहां, शाम को मिलते हैं आप लोगों से रात को 9 बजे, तैयार रहिएगा वोकैबुलरी के खतरनाक सेशन के लिए और डीपीपी 3 के साथ, ठीक है। चलिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको कोई सॉल्व नहीं करता और हमने उसको पहले दिन से स्टार्ट कर दिया।